नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेज़ कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि मक्के की खेती के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसमें सभी पहलुओं को डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर 8 पर हम लोग इसमें पहुंचे हुए हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। और इसमें टॉपिक है आपका मेज़ प्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने व्हीट और राइस इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से, वहां आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना कल्टीवेशन का जो है सेशन शुरू करते हैं मेज से। देखिए, मैं आपको एट अ ग्लेंस एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग मेज़ के बारे में तो डिस्कस करेंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब एक तरीके से कहें तो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन मेज़ के टॉपिक से क्या आ सकता है वो पहले हम लोग डिस्कस करें। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या जो है जनरल अवेयरनेस में आता है। जैसे कि ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। वैराइटीज डिस्कस करेंगे हम लोग रूट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज किस प्रकार से किया गया है, एटमॉस्फेयर क्या चाहिए, फ्लावर क्या है, उसमें फिजियोलॉजी क्या है, सॉइल क्या है, सीड रेट क्या है, टेस्ट वेट क्या होगा मेज का, सीड इंडेक्स क्या है, थिनिंग क्या है, सीड ट्रीटमेंट क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस फॉर नाइट्रोजन क्या है, रूट सिस्टम कैसा है, नाइट्रोजन सल्फर का क्या रोल है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, यूँ कहें कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे, जिससे कि आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द मेज कल्टीवेशन, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहूँ कि मैं मेज़ का बोटानिकल नेम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेज़ का जो बोटानिकल नेम है उसका नाम है जिया मेज़। क्या नाम है? जिया मेज़ नाम है। जो किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो ये पोएसी फैमिली, जिसे आप ग्रैमिनी फैमिली पहले बोलते थे, इस फैमिली को बिलोंग करती है। आपसे पूछा जाए कि जो जिया मेज़ है ये किस प्लांट से इवॉल्व हुआ है, तो ये आपका टियोसिंटे प्लांट से इवॉल्व हुआ है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन जो है कैसे बने हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो ये आपका बताएंगे कि मंकी से जो है ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। ठीक है, बंदर जो है हमारे क्या थे, पूर्वज थे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है मेज़ का जो पूर्वज था वो था टियोसेंटे। क्या था? टियोसेंटे प्लांट। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है टियोसेंटे प्लांट, ये क्या है, इसका पूर्वज था। इसी से जो है इवॉल्व होकर मेज़ प्लांट बना। ठीक है, देखिए, आपने देखा इससे पहले की सेशन में जब मैं आपको व्हीट पढ़ा रहा था, तो आपने देखा था कि व्हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ सीरियल बोलते हैं। मतलब अनाजों का राजा बोलते हैं। और अगर अनाजों की रानी की बात करें तो कौन है? क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं? तो क्वीन ऑफ सीरियल्स और जिया मेज़ को बोलते हैं, यानी कि मक्के को बोलते हैं। ठीक है, मेज़ को आप बोलते हैं क्या? अनाज की रानी। तो आप याद रखेंगे, ये आपसे जो है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो आपके आते हैं ना वैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जिया मेज़ में 2n = 20 जो है आपका क्रोमोसोम नंबर होता है। प्रोटीन आपका जो है 10% होता है मक्के में। कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। ये मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में ही कि जितने भी सीरियल्स होंगे, जितने भी अनाज होंगे, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% होती है। मतलब सभी जितने भी अनाज हैं उन सब में 70% ही कार्बोहाइड्रेट होगा। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन इसमें आपका होता है 10%। लाइसिन और जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो है इसमें मौजूदगी नहीं पाई जाती है मेज़ के अंदर, लाइसिन और ट्रिप्टोफान की। लेकिन और सीरियल्स में जो है ये होते हैं, लेकिन मेज़ में नहीं होते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पर। और बल्कि अगर आप बात करें तो ये लाइसिन ट्रिप्टोफान यहाँ पे एब्सेंट हैं, लेकिन लेग्यूम्स में एक जो है और अमीनो एसिड जो कि मीथियोनाइन है, ये एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? लेग्यूम्स में मीथियोनाइन एब्सेंट होता है, और आपका जो मेज़ में है ये लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है। इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड मेज़ में एब्सेंट होता है और लेग्यूम्स में कौन सा एब्सेंट होता है। मीथियोनाइन, जो आपको प्रोपियोनाइन, कई सारे जो है बना के दे देगा केमिकल्स, और आपसे पूछेगा कौन सा एब्सेंट रहता है लेग्यूम्स में। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जा सकते हैं। अब बात करें और, तो मेज़ को मिरेकल क्रॉप भी बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि किस क्रॉप को मिरेकल क्रॉप बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि मेज़ की क्रॉप को आप मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, चमत्कारी फसल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होता है। ड्यू टू द मैक्सिमम प्रोडक्शन, इसलिए हम इसको वो क्या बोलते हैं, मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको
चमत्कारी फसल बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में होता है, और इसीलिए इस सीरियल को बोला जाता है कि बैकबोन अमेरिका। क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ अमेरिका, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है अमेरिका की इस सीरियल को, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो है मेस का कंजप्शन करते हैं, और इसका ओरिजिन भी वहीं पर ही है, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में इसका ओरिजिन मतलब सबसे पहले वहीं पाया गया था। और अपने इंडिया में बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका ज़्यादा मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है, लेकिन अगर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कंपेयर करें तो आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन ज़्यादा है आपका। पूछा जाए कि जो आपका मेज़ है ये किस तरीके का प्लांट है, तो ये आपका C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C4 प्लांट। C4 प्लांट का मतलब ये हुआ कि जब आपका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा वो बनता है OAA। तो क्या है OAA, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। क्या? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्या बताइए, क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही है क्या। ठीक है, और इसको लिख के दिखाइएगा इसकी स्पेलिंग वगैरह, तो जानेंगे कि हाँ आपने जो है इसके बारे में कहीं कुछ सुना हुआ है, और नहीं सुना है तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। ठीक है, तो C4 प्लांट का एक और तरीका है जानने का कि कौन से C4 होंगे, कौन से C3 होंगे। ये तो मैंने आपको कंपाउंड के बेसिस पे बताया कि वहाँ PGA का पहला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अच्छा PGA मैंने आपको बताया है कि आपका जो C3 प्लांट है वहाँ पर PGA का फॉर्मेशन होता है, तो PGA का फुल फॉर्म बताएंगे आप। चलिए ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको C3 और C4 में एक और जो है कैटेगराइजेशन का एक फैक्टर, वो ये है कि जो आपके C4 प्लांट होंगे उसके जो पत्ते होंगे और जो ब्रांचेज होंगी जो उसकी, ये यूँ कहें कि स्टेम जो होगा वो थोड़े बड़े बड़े होंगे। क्या होंगे? फोलेजेस उसके बड़े बड़े होंगे, पत्ते उसके बड़े होंगे। ठीक है, तना होगा वो भी उसका काफ़ी बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, मतलब बिगर प्लांट जो होते हैं वो C4 के अंदर आते हैं। कार्बन कंपाउंड इसमें, कार्बन की जो चेन होती है इसमें 4 होती है, उसमें C3 होती है, मतलब 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा फैक्टर हो गया। इस तरीके से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं आसान तरीके से। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसमें किसी तरह का संकोच ना करें। ठीक है, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो सकारात्मक ऊर्जा का जो है संयन बना रहे, बैलेंस बना रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जो है मेज़ के बारे में। तो मेज़ का जो साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया जिया मेज़ है, इसको आप रट लेना है आपको जी, कम से कम साइंटिफिक नेम तो बोटानिकल नेम तो पता रहे आपको, वनस्पतिक जो नाम है ये ज़रूरी है। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखिए अब मेज़ का जो नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेज़ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट डायोसियस है कि या मोनोएशियस है। तो मोनोएशियस प्लांट होता है मेज़, इसका मतलब कि एक ही प्लांट में जो है मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, मतलब जो मेल पुष्प है और जो फीमेल पुष्प है दोनों ही सेपरेटली एक ही प्लांट में जो है पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? मोनोएशियस प्लांट बोलते हैं। बात करें प्रोटेंडरी क्या होता है, तो प्रोटेंडरी भी आपका मेज में होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेल फ्लावर पहले मेच्योर हो जाता है फीमेल फ्लावर से, इसी फिनोमेना को आप बोलते हैं प्रोटेंडरी। जैसे कि टैसल बिफोर सिल्क, मतलब टैसल जल्दी जो है मेच्योर हो जाता है सिल्क के कंपैरिजन में, तो इसे आप बोलते हैं प्रोटेंडरी का फिनोमेना। एक इसमें जो है और टर्मिनोलॉजी है जो कि है आपकी डाइकोगैमी। क्या है? डाइकोगैमी। तो ये आप मुझे बताएंगे कि डाइकोगैमी क्या है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो डाइकोगैमी क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर आपसे चाहिए। ठीक है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों पे तो आपको जो है चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पर याद रहती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से पढ़ लेता है एक बार वो चीज़ें जो है उसको याद होती हैं। यदि वो भूल भी जाता है तो यदि कहीं एग्जाम में उसको दिख जाता है वो टर्म दोबारा, तो उसको स्ट्राइक कर जाता है वहाँ पर कि हाँ मैंने ये सर्च किया था, ये मैंने सुना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मेज़ कैसा प्लांट है? ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इसको जो है लाइट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि खरीफ में जो है आपका कल्टीवेशन से किया जाता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि रबी में हार्वेस्ट होगा, खरीफ में जो है अगर शो करेंगे तो, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट है। मक्का की बात करें आपका, तो मक्का क्या है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक अगर फुल मेच्योर्ड प्लांट है तो इसमें जो है ये प्लांट या स्पेलिंग एरर है, ये आप जो है चीज़ें खुद जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाती हैं। तो क्या है कि मक्के में अगर आपसे पूछा जाए कि एक फुल मेच्योर्ड प्लांट है मान लीजिए मक्के का, उसमें कितनी नोट्स होंगी, मतलब उसमें नोट्स जानते हैं क्या? जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो इस तरह की जो ये गांठें बनी रहती है ना इसमें, देखे होंगे यहाँ पर इस तरीके की जो है बीच में जो बनी रहती है गन्ने में, जैसे आपने देखा होगा, तो इसी को आप लोग नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। तो इस तरह की जो नोट्स हैं, अगर ये पूरी तरीके से जो है मेच्योर्ड प्लांट है, मतलब पूरी तरीके से वो क्या है, खड़ा हो गया है, पूरी तरीके से पनप गया है, इसके कहते हैं ना, जैसे कि अब प्लांट जो है
पूरी तरीके से पनप गया है। और गांव में कहते हैं कि अब प्लांट जो है स्थायी रूप से खड़ा हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसमें फल लगने शुरू हो गए हैं और फल भी लग चुका है। ठीक है, इस तरीके से जब प्लांट पहुंच जाएगा इस स्टेज पर तो उसमें जो है 8 से 21 नोड दिखाई देने लगती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रैक्टिकल और वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 8% शुगर कंटेंट पाया जाता है जब आपके फॉर्मेशन ऑफ सीड वाली स्टेज शुरू हो जाती है प्लांट में। तो इस दौरान आपको जो है प्लांट के अंदर 8% शर्करा की मात्रा पाया जाती है, मतलब 8% शुगर कंटेंट पाया जाता है। बात करें कॉब क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है वाइवा में जब मैं था बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था तब मुझसे पूछा गया था कि जो मेज़ का जो एडिबल पार्ट है क्या है, एडिबल पार्ट ऑफ मेज़, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको कॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉब बोलते हैं। और ये डेवलप किस चीज़ से होता है? तो ये डेवलप सिल्क से होता है। जो फीमेल जो फ्लावर प्लांट है, पार्ट है सॉरी, उसी से डेवलप होता है आपका कॉब। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है, मुझसे तो पूछा गया था। देखिए येलो कलर इन मेज़, तो मेज़ में जो येलो कलर है वो किस वजह से होता है? तो ये आपका ज़ियाज़ैंथिन की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? ज़ियाज़ैंथिन की वजह से जो है मेज़ में जो पीलापन होता है वो इसी कारण होता है, ज़ियाज़ैंथिन की वजह से। नेक्स्ट जो आपका बात करें, ये आपकी टेक्निक है क्रॉस करने की, हाइब्रिड बनाने की। जैसे कि अपने इंडिया में सिंगल क्रॉस टेक्निक का यूज़ करते हैं और फिर डबल क्रॉस टेक्निक का फिलहाल अब नाउअडेज यूज़ करने लगे हैं। तो किसने दिया ये सिंगल क्रॉस टेक्निक और डबल क्रॉस टेक्निक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो हाइब्रिड मेज़ का जो आइडिया था ये सबसे पहले कंसीव किया गया बाय EM ईस्ट एंड GH सल के द्वारा 1910 में। इन्होंने क्या किया कि सिंगल क्रॉस टेक्निक को जो है कंसीव किया और मोस्टली यूएसए और चाइना में इस टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया गया। बात करें डबल क्रॉस टेक्निक की, तो ये हाइब्रिड शीट बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बाई DF जोनीज ने इसको जो है कंसीव किया था 1920 में, और ये अपने इंडिया में ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। मतलब डबल क्रॉस टेक्निक का यूज़ करके हम हाइब्रिड शीट्स को बनाते हैं। फिर 1957 और 61 में आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AICMIP। ठीक है, AICRP बोलते हैं इसको आप, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, मेज रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज रिसर्च, ये यहाँ पर होगा, ये हम लगा दीजिए। ठीक है, तो इसी का जो पहला लेटर है बस इन्हीं को आप जोड़ते जाइए, आपका जो है जो शॉर्ट फॉर्म है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका कब स्टार्ट हुआ? ये 1961 में स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या किया गया कि जो है 4 जो है डबल जीन की क्रॉस हाइब्रिड बनाई गई। ये क्रोवा नहीं, क्रॉस है। ठीक है, ये डबल यस है यहाँ पर। तो 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाई गई, जो इसे जैसे कि गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रणजीत। तो ये 4 जो है डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाकर हमारे इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस की गई कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। अब बात करें वैरायटीज़ के बारे में, तो वैरायटीज़ में आपका जो है एक मेथड और है जिससे कि आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, वो है टॉप क्रॉसिंग। तो टॉप क्रॉसिंग में क्या होता है कि सिंगल क्रॉस करके हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में जो है क्रॉस कराते हैं। बेसिकली ये आपका जो है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को, मतलब GCA को टेस्ट करने के लिए जो है ये क्रॉसिंग की जाती है। जैसे कि टॉप क्रॉस वैरायटीज़ हैं, जैसे कि गंगा 2 और हाई स्टार्च वाली जो है वैरायटीज़, ये टॉप क्रॉस वैरायटीज़ में ही आती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप क्रॉस वैरायटीज़ कौन सी हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जी हाँ, मैं कह दूँ आपसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करिए। ठीक है, और कंपोजिट्स क्या है? तो कंपोजिट्स आपके जो है वैरायटीज़ जैसे कि जवाहर है, किसान है, विक्रम है, सोना है, विजय है। अंबर आपकी हाईएस्ट ईल्ड वाली पोटेंशियल है, मतलब जो अंबर है इसके पास जो है ईल्ड पोटेंशियल काफ़ी हाईएस्ट है। 1967 में इसको रिलीज़ किया गया था पहली बार, लाइसिन रिच कंपोजिट, जैसे कि 10% प्रोटीन, 4% लाइसिन। इसमें आपका एग्जाम्पल है प्रोटीना का, शक्ति का, रत्तन का। ठीक है, तो ये सब क्या है? लाइसिन रिच कंपोजिट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करें वैरायटीज़ की, तो कुछ वैरायटी जैसे कि OPEC2 कंपोजिट्स हैं। इसमें क्वालिटी प्रोटीन में जो आपका रिलीज़ किया गया OPEC2 जीन का प्रयोग करके, जैसे कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, SQPM1। ये जो आपका यहाँ पर वैरायटीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ ना सच वैरायटीज़, मतलब ये जो नीचे वैरायटीज़ लिखी हुई हैं, ये वैरायटीज़ किसका यूज़ करके बनाई गई? तो OPEC2 जो जीन है, क्या OPEC2 जीन, इसका यूज़ करके जो है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और हाई क्वालिटी मेज़ वाला जो है आपका सीड बनाया गया।
नेक्स्ट बात करें इसके रूट्स के बारे में, समझ लेते हैं क्या है रूट्स। ये हमने पीछे वैरायटीज़ के बारे में देखा, सिटी डीसिटी देखा। ये देखिए जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता होगा कि ये देखिए ये तो आपका मेज से बाहर की चीज़ है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है ये मेज से बाहर की चीज़ें हैं। ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये 3rd पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये पूछा सकता है आपसे कब स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। और किस टेक्निक का यूज़ करके जो है इसमें सीड्स बनाई गई थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। नेक्स्ट बात करें रूट्स के बारे में, तो रूट्स जो है आपकी जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए मेज के प्लांट में, तो सेमाइनल रूट्स, क्राउन रूट्स और प्रॉप रूट्स। कौन सी? सेमाइनल रूट्स, क्राउन रूट्स और प्रॉप रूट्स। तो जो आपकी सेमाइनल रूट्स हैं ये आप ये देखिए पिक्चर में यहाँ पर, तो ये जो आपके रूट्स हैं ये सेमिनल रूट्स हैं। ये आपकी यहाँ पर जो है क्राउन रूट होती है, और फिर इसके ऊपर जो पाई जाती हैं ये प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं। क्या आती हैं? प्रॉप रूट्स। इसके ऊपर जो है ये प्रॉप रूट निकल आती है फिर, ठीक है। जस्ट जो सॉइल के ऊपर होती है प्रॉप रूट्स होती है आपकी। और ब्रेस रूट आप देखिए ना इसमें क्या दिखा रहा है, जो जो सॉइल के बाहर दिखती है ना जो रूट, उसे आप बोलते हैं ब्रेस रूट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेज के बारे में, कि मेज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और किसने किया है। तो जो मेज का वर्गीकरण है ये किप्स द्वारा किया गया, 1959 में किया गया। मेज को 2 जो है वर्ग में विभाजित किया गया। 2 वर्ग के आधार पर, एक उसके कलर, उसके रंग के आधार पर, दूसरा उसके वानस्पतिक जो है विशेषताओं के आधार पर, मतलब बोटानिकल ट्रेट्स और कलर के आधार पर उसका जो है वर्गीकरण किया गया। वानस्पतिक जो उसके विशेषण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर 7 वर्गों में इसको जो है विभाजित किया गया है। मतलब 7 क्लासिफाइड जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं मेज की ऑन द बेसिस ऑफ बोटानिकल ट्रेट्स। So on the basis of botanical traits, here I have mentioned some of the varieties which has been classified, ठीक है। जैसे कि फ्लिंट कॉर्न, तो फ्लिंट कॉर्न क्या है? जिया मेज इंड्यूरेटा, ये इसका बोटानिकल नेम है जो कि इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न। जो डेंट कॉर्न है आपका ये जिया मेज इंडेंटा है, इंडेंट टाटा है, जो कि अमेरिका में जो है आपका होता है कल्टीवेशन इसका व्यापक रूप से। और स्वीट कॉर्न आपका जिया मेज सैकरेटा है, ठीक है। तो सैकरेटा जो है आपका कैनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब जो डिब्बे में पैक करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं स्वीट कॉर्न से, तो उसके लिए जो है कैनिंग में आपका ये यूज़ होता है। पॉपकॉर्न बात करें तो पॉपकॉर्न आपका जिया में जेवर्टा है। अब पूछा आपसे, देखिए इसमें पॉपकॉर्न का जो बोटेनिकल नेम है ये आपसे नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि पॉपकॉर्न किस तापमान पे जो है पॉपकॉर्न बनता है। मतलब जो मेज़ है आपका ये वैरायटी वाला जिया मेज इवर्टा, तो ये कितने टेम्परेचर पर ये जो है खिल जाता है। तो 170 डिग्री सेल्सियस पर ये खिल जाता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्न की बात करें तो सॉफ्ट कॉर्न आपका जो बोटानिकल नेम है वो है जिया मेजेमाइलेशिया। ये आपका फ्लोर के पर्पज़ से जो है कल्टीवेट किया जाता है। वैक्स कॉर्न आपका चाइना में जो है कल्टीवेट किया जाता है। पॉड कॉर्न आपका टूनी काटा है, जो कि जिया मेज टूनी काटा, ये एज अ फॉडर यूज़ होता है, ठीक है। एज अ फॉडर मतलब चारे के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि मेज़ के लिए कौन सा वातावरण जो है सूटेबल माना जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉइल का जो पीएच है वो 5.5 से 7.5 के रेंज में होना चाहिए, और रेनफॉल यहाँ पर 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल तो होनी चाहिए। मतलब इतनी जो है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 50 से 70 से 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। मैक्सिमम आपका 40 डिग्री जा सकता है, यहाँ पर 30 मेंशन है, तो 30 से 40 के बीच में रहना चाहिए, तब आपकी जो क्रॉप है वो बेहतरीन जो है यील्ड देती है। फ्लावर की बात करें तो प्रोटेंडरी जो है फिनोमेना मैंने आपको बता ही दिया है। टैसल मेल फ्लावर होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया। सिल्क देखिए फीमेल फ्लावर होता है, जो कि सिल्की जो फिलामेंट होता है इसको आप लोग बोलते हैं सिल्क। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो मेज के ऊपर आपने देखा है जो सिल्की फिनोमेना होता है, सिल्की जो मटेरियल होता है इसको आप सिल्क बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ये टैसल है, क्या है? ये टैसल है। और इसमें जो है देखिए ये इसमें देखिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं। इसमें ये चीज़ जो है इसको ग्लूम बोलेंगे आप, ठीक है। ये जो यहाँ पे बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट नहीं, ये जो आपका इसमें ये दिख रहा है, ये एक सेकंड में ये कलर पैलेट एक बार हटाता हूँ फिर आपको दिखेगा। ये देखिए क्लियर अब, ये चीज़ आपको ग्लूम कहलाएगी। ये जो इसमें निकले हुए हैं पीले पीले ये आपका एंथर कहलाएगा, हरा वाला पार्ट आपका ग्लूम कहलाएगा, ठीक है। ये टैसल पूरा कहलाएगा, पूरा क्या कहलाएगा? टैसल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह देखते हैं, ये देखिए टैसल इंटरनोड है,
ये कॉर्न सीड है आपकी, इसको लीफ ब्लेड बोलेंगे आप, इसको लीफ सेथ बोलेंगे आप। ये ब्रेस रूट है, ये टिलर है आपका, ये जहाँ से निकल आया, ठीक है। ये रूट से जो अलग एक प्लांट निकला था इसको टिलर बोलते हैं। इस तरीके से आप जो है चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद हो ही जाता है एक तरीके से। जो इन्फ्लोरेसेंस है मेज़ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्पैडिक्स बोलते हैं। वीट के और राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, वीडियोज़ में अपने। तो रिमूवल ऑफ जो टैसल है, अगर हम टैसल को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे इस फिनोमेना को, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी टैसलिंग। क्या बोलते हैं? डी टैसलिंग बोलते हैं। टेम्परेचर मैंने आपको बताया ही था कि ऑप्टिमम 34 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम आपका इतना होगा 42 से 43, 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। सॉइल किस तरह की आपको चाहिए होगी अगर आप मेज कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक रिच मैटर हो, उसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं ना हो उसमें, पीएच का जो रेंज है वो 6.5 टू 7.5 होना चाहिए। सीड रेट की बात करें तो हाइब्रिड सीड आपका 25 किलोग्राम है, कंपोजिट है आपका 15 से 20 किलोग्राम है, फॉडर जो है आपका 40 से 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये आपका सीड रेट होगा। टेस्ट वेट की बात करें तो 2 से 250 ग्राम आपका टेस्ट वेट जो है, यदि आप सीड ले लेते हैं इसका और 2 से 250 ग्राम अगर उसका वजन हो जाता है तो वही उसका टेस्ट वेट कहलाएगा मेज़ का। मैंने आपको मेज़ का तो बता दिया यहाँ पर। मैंने आपको वीट और राइस के बारे में भी बताया था ना, तो वीट और राइस का जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं जो मैंने आपको बताया। तो 1000 ग्रेन का जब हम वेट लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। सीड इंडेक्स क्या है, तो सीड इंडेक्स जो है जब हम लोग 100 ग्रेन का वेट लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सीड इंडेक्स, ठीक है। मेज़ क्या है, नॉन टिलरिंग प्लांट है, ठीक है। नॉन टिलरिंग प्लांट होता है मेज़, कैसा है, नॉन टिलरिंग प्लांट है। जीन इन मेज़ कौन सा पाया जाता है, तो ओपेक 2 और फ्लोरी, दो जीन होते हैं जिनसे मिला के हाइब्रिड्स बनाया जाता है। जीन प्रोटीन आपका मेज़ के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, मेज़ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग की बात करें तो मेज़ में जो है कितना स्पेस होना चाहिए रो टू प्लांट, तो 60 से 20 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जो सिमाजीन है ये हर्बिसाइड फॉर मेज़ फील्ड होगा। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो डिस्क प्लाऊ का यूज़ करेंगे आप, उससे पहली बार प्लाउ करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है FIM डाल देंगे अपने फील्ड पर, फिर 2 बार जो है कल्टीवेट करेंगे अपने फील्ड को। थिनिंग कौन सा फिनोमेना होता है, थिनिंग बहुत पूछा जाता है आपसे। मेज़ यदि आप पढ़ रहे हैं और मेज़ यदि क्वेश्चन आ गया तो थिनिंग जरूर पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज थिनिंग। तो थिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दोज प्लांट्स व्हिच आर वेरी क्लोज ग्रोन टू ईच अदर। सिंपल और आसान शब्दों में मैं आपको इसको समझाऊं तो थिनिंग का मतलब ये है कि जब पौधे आपस में बहुत नज़दीक हो जाएं, जब बहुत नज़दीक नज़दीक पौधे जब उग जाएं आपस में, तो उन पौधों को हमें क्या करना होता है, वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाना होता है। मतलब बहुत नज़दीक पौधे नहीं ग्रो होने चाहिए एक दूसरे के पास, ठीक है, वरना क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट की जो डिमांड अपटेक है, जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा और प्लांट का जो ईल्ड है वो अच्छा नहीं मिलेगा और हो सकता है कि प्लांट आपका हेल्दी तरीके से पनप भी ना पाए, प्रोपोगेट भी ना हो पाए, ठीक है। तो वेजिटेटिव फेज इससे जो बराबर हो, उसमें कोई तरीके का जो है समस्या ना आए, इसलिए हम लोग जो है थिनिंग करते हैं। तो जो प्लांट्स बहुत पास हो गए हैं उनको दूर कर देते हैं हम लोग, और जो बहुत दूर है उनको पास ले आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग थिनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, थिनिंग प्रोसेस और गैप फिलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमेशा 12 से 15 दिन बाद की जाती है, सोने के बाद, बुआई के 12 से 15 दिन बाद किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट आपका बिफोर सोविंग होता है। थीरम का प्रयोग कर सकते हैं आप सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर एजोस्पेरिलियम का। नेक्स्ट बात करें क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर के बारे में, तो टैसलिंग और सिल्किंग वाली जो फिनोमेना जो स्टेज आती है उस समय जो है वाटर की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्लांट को, उस समय आपको पानी दे देना चाहिए। नेक्स्ट जो है जब फॉर्मेशन होता है आपका टैसल और सिल्क का। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ फॉर नाइट्रोजन, ये मतलब क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो छिड़काव होगा वो जर्मिनेशन पे, नी हाई पे, टैसलिंग स्टेज पे, इस समय जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्लांट को। रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है, कितने रूट सिस्टम को इसमें आपको याद रखना है। नाइट्रोजन एंड सल्फर का रोल मैं आपको बता दूं तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो लीफ आपकी येलो हो जाएगी, ब्राउनिश इन कलर और वी शेप की लीफ हो जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम जो है सल्फर की, तो सल्फर में क्या होता है कि आपके जो मिडल पार्ट है लीफ का वो शो करने लगता है येलो स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि आपके प्लांट में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है और आपको क्या उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कि कौन सा प्लांट, सॉरी कौन सा एलिमेंट, कौन सा केमिकल कंपाउंड, ठीक है। एकदम यूनिट पे चले गए हम लोग, एकदम सबसे बेसिक यूनिट एलिमेंट पे, बल्कि हम लोग क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं, खाली एलिमेंट थोड़ी डाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा सेशन क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है।
और इतनी आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है कि डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए जो है मैंने सोशल मीडिया पर भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल है, ठीक है। और ये आपका इंस्टाग्राम यूज़र नेम है जो है मेरा, यहाँ आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आपका रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कोई जो है क्वेरी है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और इसमें क्या एडप्ट किया जाए जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, या किसी तरीके का भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वो मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जो भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको जो है सारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती हैं, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्कशन करना है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।